प्रिंट कर दिया। इकोनॉमी को मूवमेंट देने के लिए यूएस डॉलर्स का प्रिंट फ्री होने लग गया, क्योंकि फ्रीली प्रिंट होने लग गया, पीछे उसके पीछे गोल्ड की बैकिंग नहीं थी। तो जो रुपये की वैल्यू यानी कि जो डॉलर की वैल्यू, जो करेंसी की वैल्यू है, वो डेप्रिशिएट होना चालू हो गई, जिसके कारण गोल्ड की वैल्यू को और सिग्निफिकेंट पुश मिला और सिग्निफिकेंट अपवर्ड ट्रेंड मिला। अब क्या हुआ, कोविड के कारण यूएस के पास टोटल मनी इन सर्कुलेशन है ऑलमोस्ट इसको, जिसको हम M1+M2 मनी सप्लाई से मेजर करते हैं। M1 M2 मतलब लिक्विडिटी इन शॉर्ट। सो M1+M2 मनी सप्लाई जो यूएस में है वो ऑलमोस्ट 15 से 16 ट्रिलियन डॉलर्स की है। इसका मतलब क्या है, हर एक बंदे के पास, सारे बैंक्स के पास सारा कैश मिला लो तो उसका टोटल यूएस के अंदर 16 ट्रिलियन डॉलर्स बनता है। जब भी कोविड आया 2020 में, तो यूएस ट्रेजरी ने, जिसको हम यूएस फेडरल रिजर्व बोलते हैं, यूएस फेडरल रिजर्व ने 6 ट्रिलियन डॉलर्स का पंप इन किया मनी को। कैसे किया ये पंप इन? 2 ट्रिलियन डॉलर्स का डोनाल्ड ट्रंप ने फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस किया। 2 ट्रिलियन डॉलर्स के ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू बॉन्ड को परचेज किया। मैं सिंपल ही रखता हूँ चीजों को, वरना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जहां पे मेरे पास M1 मनी सप्लाई यानी कि लिक्विडिटी मनी सप्लाई 16 ट्रिलियन डॉलर्स की थी, वहां पे मैंने एडिशनल 7 ट्रिलियन डॉलर पंप इन कर दिए यूएस इकोनॉमी के अंदर, जिसके पीछे कोई गोल्ड की बैकिंग नहीं है। तो इतना पैसा जनरेट हो गया, यानी कि एक तरह से आप ऐसा समझ लो कि यूएस डॉलर को ऑलमोस्ट 30% से डेप्रिशिएट होना पड़ेगा, क्योंकि 30% नया मनी इन सर्कुलेशन आ चुका है। तो वो गोल्ड की प्राइस 30% से बढ़ गई, बिकॉज मैंने यहाँ पे लिखा है गोल्ड इज अ परफेक्ट स्टोर ऑफ वैल्यू। गोल्ड आपके पैसे को बचा के रखेगा। गवर्नमेंट कितना भी पैसा प्रिंट कर सकती है, जितना भी पैसा गवर्नमेंट प्रिंट करेगी तो उनकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी और उसी प्रपोर्शन में गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी। सो दैट इज द रीजन कि कोविड के अंदर आपको सिग्निफिकेंट 30% का गोल्ड में रिटर्न मिला इन ऑलमोस्ट नो डेज। आपको 14 दिन में 30% रिटर्न मिल गया, बिकॉज यूएसए वाज गिविंग सो मच स्टिमुलस विदाउट बैकिंग इट बाय गोल्ड रिजर्व्स। सो ये मेन रीजन यूएसए के कारण हुआ कि उन्होंने गोल्ड रिजर्व को बैक नहीं किया, उन्होंने स्टिमुलस दिए बहुत सारे, और उसके कारण इंडिया में उसका इफेक्ट हुआ। इंटरनेशनली गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी, इंडिया में एडिशनली बढ़ती है। इंडिया में इंडियन रुपी जो डेप्रिशिएट होगा वो एडिशनल गोल्ड की प्राइस का मूवमेंट आएगा, बट इंटरनेशनली उसके कारण गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी है। ओके, देयर इज वन मोर। 33,000 रुपीज से हमने भी 54,000 रुपीज से गोल्ड के लेवल्स को देखा है। वर्ल्ड ने भी ऑलमोस्ट $1,200 पर ओजेड से $1,920 पर ओजेड का वैल्यू देखा है गोल्ड का। सो इंडियन रुपी में भी गोल्ड की वैल्यू बढ़ी है और यूएस डॉलर्स में भी गोल्ड की वैल्यू बढ़ी, इंटरनेशनली बढ़ी है। Here related to gold, there are 2-3 questions. Just end up with those. Audience is giving कि गोल्ड फिजिकली खरीदना चाहिए या डिजिटली खरीदना चाहिए बॉन्ड्स में, या गोल्ड बॉन्ड्स आर बेटर देन फिजिकल परचेज ऑफ गोल्ड? इट्स अ क्वेश्चन व्हिच विल टेक टाइम, आई विल एक्सप्लेन यू। फिजिकल गोल्ड खरीद के रखा जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम टू इट। अगर आप गोल्ड बॉन्ड्स खरीदते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर 5 या 6 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है। सो इफ यू आर कंफर्टेबल टू होल्ड दैट गोल्ड फॉर दैट 6 ईयर्स ऑफ टाइम, कोई फैमिली हेल्थ क्राइसिस या कुछ भी आप फोर्स ही नहीं कर रहे हो एंड यू हैव इनफ लिक्विडिटी विथ यू, आप गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हो। आपको 2% का रिटर्न भी देते हैं एंड ये गोल्ड बॉन्ड्स मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो आप उनको मार्केट प्राइसेस के ऊपर सेल कर पाओगे। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जीरो लिक्विडिटी होगी। आई वुड प्रेफर गोल्ड बॉन्ड्स वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन। सबसे पहले गोल्ड बॉन्ड में पैसा डालना चाहिए, देन गोल्ड ईटीएफ्स होते हैं वहां डालना चाहिए, एंड थर्ड पॉइंट पे आप फिजिकल गोल्ड को परचेज कर सकते हो। और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रॉम अ स्टूडेंट सेइंग दैट अगर हमें गोल्ड परचेज करना है तो इंडिया में खरीदे या जिम्बाब्वे में, लाइक एज यू सेड कि you know other countries, so whether we should go to that other country and purchase the gold or gold in India? Hello Harsh, और एक क्वेश्चन। यस मैम। यस सर, यस सर। यस, ये क्या एज लिमिट है फिजिकल बॉन्ड खरीदने के लिए? फिजिकल बॉन्ड अपन जो खरीदने के पेपर में जो परचेज करते हैं अभी स्टूडेंट कर सकते हैं इसको? एज लिमिट वगैरह कुछ है? एज लिमिट नहीं है, आप लोग कभी भी कर सकते हो। इनफैक्ट वो ज़्यादा बेटर इसलिए भी है, अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो तो आपको 2% रिटर्न मिलता है उसके ऊपर पर एनम। जबकि आप फिजिकल गोल्ड मार्केट से जाके खरीदते हो तो उस पर आपको 3% की कस्टम ड्यूटी लगती है। तो आपको ऑलमोस्ट 5% का डिफरेंस मिल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर बाइंग अ गोल्ड बॉन्ड। अगर स्टूडेंट उसको परचेज करना चाहता है तो वो कहाँ से खरीद सकता है?
गोल्ड बॉन्ड्स के लिए गवर्नमेंट ऑक्शंस होते हैं, आरबीआई ऑक्शन निकालता है एंड साल के फर्स्ट में वो डेट्स अनाउंस कर देता है कौन कौन से दिन पे हो रहा है। आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए किसी ब्रोकर के पास में, तो आपको वहाँ पे गोल्ड का टैब दिखेगा, वहाँ पे जाके आप जब भी गोल्ड बॉन्ड के ऑक्शन हो रहे होंगे तब भी आप परचेज कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अगर आपको गोल्ड ईटीएफ मार्केट से खरीदना है, ईटीएफ मार्केट क्या होता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ सबके लिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी इनको बोलते हैं। मतलब मैंने क्या किया, एक फंड मैनेजर को हायर किया, उस फंड मैनेजर ने अपने पास 500 करोड़ के गोल्ड रिजर्व्स रखे, उसके पास रिजर्व्स होंगे ये लॉक्ड करे हुए, और इन 500 करोड़ के गोल्ड रिजर्व्स के ऊपर उसने एक नोट इशू कर दिया, छोटे छोटे नोट 50,000 रुपए के नोट्स इशू कर दिए बहुत सारे, और जिन नोट्स को एक्सचेंज पे ट्रेड होने के लिए रख दिया। सो अब आप एक्सचेंज से जाके 50 रुपए का या 100 रुपए का गोल्ड खरीद सकते हो, जो जो गोल्ड उस फंड मैनेजर ने अपने पास बैंक में रखा हुआ है। ठीक है, तो देयर इज अ सिक्योरिटी टू दैट। एंड फंड मैनेजर उस गोल्ड को अपने पास स्टोर करने के लिए एक परसेंटेज चार्ज करता है, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0.3 से 0.5% पर एनम होता है। सो वो एक आपकी कॉस्ट आती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंदर, एंड यू कैन परचेज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये दोनों चीज़ों को परचेज करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट मतलब किसी ब्रोकर के साथ आपका एक अकाउंट लिंक्ड होना चाहिए। इसके अलावा ओके अगर आपको हर्ष, छोटे नंबर्स में गोल्ड खरीदना है तो पेटीएम, गूगल पे, ये लोग भी गोल्ड खरीदने के ऑप्शंस देते हैं। तो यहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए, इनमें जाओ पेटीएम गोल्ड करके एक आपको ऐप में ही दिख जाएगा टैब, उसमें जाकर आप 200 रुपये का गोल्ड अभी इंस्टेंटेनियसली भी खरीद सकते हैं। ओके हर्ष, क्या अभी पेटीएम गूगल पे थोड़ा ट्रस्ट नहीं रख सकते हैं आप जनरेशन के हिसाब से, बराबर है? हम्म। हाँ, तो क्या बैंक के थ्रू खरीद सकते हैं डीमैट नहीं होगा तो? आई हैव टू मैंने मेरा चेक दिस, मेरे को एक बार ये चेक करना पड़ेगा। बैंक के थ्रू फिजिकल गोल्ड तो खरीद सकते हैं, आई एम श्योर अबाउट दैट। फिजिकल नहीं, बॉन्ड 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 वाला मेरे को एटीएफ में चेक करना वगैरह पड़ेगा, है। आई एम नॉट 100% श्योर टू इट। क्योंकि शायद डीमैट के लिए 18 एज लिमिट है। हाँ ऑब्वियसली। हाँ, तो अभी 16 ईयर का स्टूडेंट स्टार्ट करना चाहता है, मेरे पास 1,000 रुपए 2,000 रुपए है, वो सोचता है कि आज का सेशन सुन के गोल्ड परचेस करूं या बॉन्ड लूं, तो वो क्या करना चाहिए फिर? 1,000-2,000 रुपए में आई डोंट थिंक आपको पेटीएम की रिलायबिलिटी पे डाउट करना चाहिए। इट वोंट, इवन इफ इट गोज बट इट वोंट गो बस्ट सो सून। यू कैन गो विद पेटीएम, आप सबसे बेस्ट और सबसे फीजिबल ऑप्शन वही है, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड्स जो हम खरीदने की बात कर रहे हैं वहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स हैं। सो आप 1,000-2,000 रुपए के गोल्ड बॉन्ड्स नहीं खरीद सकते हैं, इवन इफ यू हैव अ डीमैट अकाउंट, इवन इफ यू डोंट हैव अ डीमैट अकाउंट मतलब। हाँ, वहां तो शायद 1 ग्राम 2 ग्राम में ही होता है ना बॉन्ड में। हाँ देयर इज अ लिमिट जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब कर रखी है, मेरे को एक बार नोटिफिकेशन चेक करना पड़ेगा मतलब, बट देयर इज अ लिमिट, मिनिमम लिमिट है वहाँ पे। ओके। A small one question from a student: why currency gets depreciated? Why currency gets depreciation in one sentence? इसी का मैंने वो स्टोरी बताई थी कि अभी करेंसी के पास बैग के अंदर गोल्ड या कुछ भी रिजर्व्स नहीं है। आज करेंसी बहुत ही फ्रीली फ्लोट होती है, गवर्नमेंट अपनी इच्छा से इशू करती है इकोनॉमी की नीड को देख के। दैट इज वाई करेंसीज हैव टू डेप्रिशिएट, बिकॉज मनी सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, जो भी चीज़ इंक्रीज होती है उसकी वैल्यू कम होती है इन शॉर्ट। अदर वे राउंड अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं तो करेंसी या मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन इज अ रीजन जो करेंसी को डेप्रिशिएट करता है। That is the demand and supply, because there are no backup reserves. हम जो भी करेंसी इशू करते हैं पीछे रिजर्व्स होते हैं, अभी रिजर्व नहीं है, करेंसी इज ओवरफ्लोइंग, इसलिए उसका डिप्रिसिएशन बहुत स्पीड में हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। या एक्चुअली Thank you so much, Harsh. Thank you so much. So the story of the gold is very clear to everyone, and I am really happy with this session कि बहुत अच्छे से समझ में आया gold क्या है, because every Indian is crazy about gold. So it's a wonderful thing. So we'll proceed further, Harsh, according to your schedule. यू एवरीवन डू हैव टाइम, बिकॉज अभी तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा इफ यू कंटिन्यू विद दिस वे। इट्स फाइन फॉर Uh, एवरीवन। yeah, it's fine for us, those who are interested, तो जो definitely. मेन पार्ट ऑफ द सेशन है इक्विटी मार्केट्स, वो तो अभी दैट इज अबाउट टू कम राइट। सो सॉरी फॉर योर डिलेज फॉर लंच। No delay. We are interested. Lunch तो online है तो खा सकते ही हैं सुनते सुनते। So except me, every one of you can enjoy your lunch together with the session. So I'm just explaining अभी कि हमने देखा
गोल्ड हमने समझा, बॉन्ड समझा, हमने इक्विटी मार्केट को समझा। अब मैं चाहता हूँ ऐसी इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट करें जो ये इक्विटी मार्केट का जो 15-16% का रिटर्न है इससे भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सके। तो हम लोग पहले समझते हैं पास्ट में ऐसी स्टोरीज कौन सी थी और करेंटली हमें कौन सी ऐसी स्टोरीज लग रही है जो इसी तरह से प्ले आउट हो सकती है। मैं एग्जांपल दे रहा था आइसर मोटर्स का। यहाँ पे एक ट्रांजिशन हुआ है। ट्रांजिशन क्या हुआ था, 2008 से पहले कंपनी केवल ट्रक्स बनाती थी। 2008 में कंपनी के जो ओनर है उनका सन भी इन्वॉल्व हुआ कंपनी में, और उन्होंने एक हाई एंड लग्जरी मोबाइल्स मोटरसाइकिल्स बनाना का बिजनेस चालू किया। दैट वाज द बिजनेस जिसने इनको कस्टमर लॉयल्टी दी, प्रीमियमाइजेशन दिया। जो प्रीमियम मॉडल्स आए उसके कारण मार्जिन्स मेरे को अच्छी मिली। एंड वो स्टोरी जो थी अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी कैच कर पाते सो यू वुड हैव टेकन अ बिग राइड ऑन दिस स्टोरी। द चेंज इन स्टोरी विथ नो कॉम्पिटिशन, जो रॉयल एनफील्ड की ब्रांड है, दैट इन इटसेल्फ सोच कि वो उस पर कस्टमर ट्रस्ट कितना ज़्यादा है कंपेयर टू एनी अदर मोटरसाइकिल ब्रांड इन इंडिया। देन कम्स बजाज फाइनेंस। यहाँ पे ट्रांजिशन या शिफ्ट या चेंज क्या हुआ, ये पास्ट स्टोरीज को कवर कर रहे हैं, फिर आगे जाएंगे। 2008-9 के आसपास कंपनी को डीमर्ज कर दिया गया बजाज ऑटो से। तो पहले ये बजाज ऑटो एक कंपनी है जिसके पास पल्सर करके ब्रांड आती है और मोटरसाइकिल्स की, उसके लिए बजाज ऑटो वाली कंपनी के लिए ऑटो लोन्स को फाइनेंस करती थी, 2 व्हीलर लोन्स को फाइनेंस करती थी बजाज फाइनेंस, उसी की एक सब्सिडरी थी। 2008 मतलब इस पॉइंट के आसपास उसको डीमर्ज किया बजाज ऑटो से एंड एक कंपनी बनाई बजाज फाइनेंस, जो आज भी बजाज ऑटो के ऑटोमोबाइल 2 व्हीलर सेगमेंट को तो फंड करेगी, पर इसने फिर अपने एडिशनल एक्सपांशन किया जहाँ ये होम लोन्स के ऊपर मॉर्गेजेस को फंड करती है। इसने खुद के क्रेडिट कार्ड इशू करने चालू कर दिए, तो ये क्रेडिट बिजनेस के अंदर आ गई। इसने अपना फ्रेंचाइजी नेटवर्क क्रिएट किया। आप किसी भी रिटेल स्टोर पे चले जाओ, भले वो कपड़ों की दुकान हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो, हर जगह पे इफ यू वांट टू बाय अ टेलीविजन, बजाज फाइनेंस इज रेडी टू गिव यू अ लोन टू दैट एट ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट ईएमआई। तो इन्होंने क्या किया, कंपनीज के साथ टाई अप किया, कंपनी को बोला कि आप हमको पे करो पैसा, हम सामने वाली पार्टी को जीरो कॉस्ट पे ईएमआई देंगे ताकि उनका खर्चा नहीं आएगा, वो लोग ईएमआई ले लेंगे और आपके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकेंगे। कंपनी को भी फायदा कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सेल कर पाए, कंज्यूमर को फायदा बिकॉज कंज्यूमर को एक साथ 50,000 रुपये टीवी के पे नहीं करने, वो 10 महीने में 5-5 हज़ार रुपये पे कर सकता है विदाउट एनी इंटरेस्ट। एंड बजाज फाइनेंस को भी फायदा क्योंकि लार्ज कस्टमर को जब वो कैटर करती है तो उसके पास लार्ज पब्लिक का डेटा होता है। आज मेरे पास 10 करोड़ कंज्यूमर्स का डेटा है, तो मैं करेंटली 2020-21 में जब डिजिटल लैंडिंग बहुत तेजी से ग्रो कर रही है उस डेटा को कैप्चर कर सकता हूँ, डेटा को मोनेटाइज कर सकता हूँ। तो मेरे को बजाज फाइनेंस को एक बहुत बड़ा डेटाबेस मिल गया इतने सारे कस्टमर्स का, प्लस मेरी को इनकम कैसे मिली, मेरे को कंपनी जो है जो सोनी टेलीविजन जो टेलीविजन बेच रहा है वो सोनी कंपनी मेरे को पे करती है। तो बिजनेस मॉडल शिफ्ट था, जहाँ मैं केवल 2 व्हीलर्स को लैंड कर रहा था, वहाँ मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स को एड ऑन कर दिया और मैं एक डेटा कंपनी बन गया। डेटा कंपनी मीन्स में टेक्नोलॉजी कंपनी बन गया। इफ वो स्टोरी हमें समझ में आती है, हम लोग प्ले करते हैं, सो वी कुड हैव रोड, जो मैं बोल रहा हूँ, एनुअल रिटर्न्स ऑफ 70% पर एनम ओवर दिस लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम इन दिस जर्नी। टाइटन के अंदर मैंने स्टोरी ऑलरेडी कुछ पार्ट एंड पीसेस के अंदर बता दी, किस तरह से शिफ्ट हुआ एंड ट्रांजिशन हुआ इस कंपनी में। टाइटन के 2 बिजनेसेस जस्ट टू एक्सप्लेन, एक तो तनिष्क ज्वेलरी करके जो 75% ऑफ द रेवेन्यू रखता है एंड 25% ऑफ द रेवेन्यू वॉचेस बिजनेस से आता है, जो हम टाइटन की वॉचेस पहनते हैं या टॉमी हिलफिगर की वॉचेस पहनते हैं, वो वाला बिजनेस। फास्ट ट्रैक भी इन्हीं की ब्रांड है, जस्ट टू टेल यू। अभी ये सब रिटर्न की बातें बहुत ही हो गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि रिटर्न्स एक्चुअल में कितने मैटर करते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। मैं 2 बेसिक ग्राफ्स बनाए ताकि हम समझ सकें इन रिटर्न्स का सेंस क्या बनता है, क्या होता है ये 30% रिटर्न, क्या होता है 4% रिटर्न, है ना। सो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। आज की तारीख में हम लोग सब 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। कोई इंसान सेविंग बैंक अकाउंट में रखता है 3% इंटरेस्ट के ऊपर, कोई एफडी में रखता है 6% इंटरेस्ट के ऊपर, कोई गोल्ड में रखता है, से फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे हम 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई नॉर्मल ब्रॉड इक्विटी मार्केट मतलब बीएससी सेंसेक्स या निफ्टी 50 जहाँ पे हर तरह की कंपनीज है, 50 कंपनीज है, हर तरह के इंडेक्सेस को कवर करती है, उनमें इन्वेस्ट करता है तो 15% रिटर्न मिलता है। कोई अपना तरीके से कुछ कंपनीज को आइडेंटिफाई करता है जो एडिशनल रिटर्न दे सकती है ओवर दिस रिटर्न, और वो 20-25 या 30% रिटर्न पर एनम कमा पाते हैं। सो 1 lakh invested at a 3% interest rate for 30 years of time will give you 2.5 lakh rupees at the end of 30 years. Whereas if the same 1 lakh rupees is invested in FDs will give you a return of 5.75, मतलब रिटर्न मतलब आज 1 लाख रुपया 30 साल के बाद जब आप लोग रिटायर हो जाएंगे केवल 5 लाख रुपया बनेगा, यानी कि आप पूरी जिंदगी कमाने में निकाल देंगे और उस कमाए हुए पैसों के ऊपर यू विल बी एबल टू मेक नो मनी एट ऑल इफ यू आर पुटिंग अ मनी इन योर फंड्स इनटू दीज एरियाज। अगर आप
कुछ सेफर एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड जैसे, तो 17 लाख रुपया बन जाएगा 1 लाख का। एंड इफ यू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट जहाँ 20-25-30% का रिटर्न टारगेट कर पाते हैं अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करके, यू कैन मेक योर वेल्थ ऑफ 1 लाख रुपीज कन्वर्टेड इनटू 26 करोड़ रुपीज. So 1 lakh converted into 2.5 lakh rupees and 1 lakh converted into 26 crore rupees just by letting your money grow for yourself. And I believe all of you can put in some money at this initial stage of time to take a ride in this longer term journey. I'll explain it further to you. हम लोग सब इनकम अर्न करेंगे या तो जॉब करके या बिजनेस करके समवे और दी अदर. अगर हम फाइनेंशियल मार्केट को फुल टाइम ही देने वाले तो हमारी नॉर्मल रिकरिंग इनकम हर साल आएगी. अगर हम हर साल वो इनकम को ऐड करते रहते हैं, यानी कि मैंने स्टार्ट किया 1 लाख से और मैं हर साल केवल 1 लाख रुपए ऐड करता हूँ, ज़्यादा नहीं. हम लोग एवरी ईयर वी विल मेक मनी एंड वी विल जस्ट ऐड 1 लाख रुपीज एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स. तो हम लोग 30 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो अगर हमने केवल सेविंग अकाउंट में आइडियली पड़ा रहने दिया तो वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं बन पाएगा. जबकि वही 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, मतलब हर साल 1-1 लाख रुपए ऐड करके 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कैन टर्न अराउंड एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 25 or 30% to 40 crores and even 100 crore rupees. So your initial investment of 30 lakh could become so big just if you are able to understand how to ride a good company. वो मैं आगे समझाता हूँ. हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, हम लोग समझते हैं कैसे कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करें, पोटेंशियल कंपनीज को आइडेंटिफाई करें और लंबी स्टोरीज के साथ उनमें टिके रहें. मैंने यहाँ पे 50-60-70% वाले एग्जाम्पल्स लिए ही नहीं है, मैं उनको आइडियल एग्जाम्पल्स मानता ही नहीं हूँ. Even if you are able to generate a return of 20%, it's a 14 crore rupees on an investment of 30 lakh rupees. That's huge. You just need to understand the safety net to it. That is it. Harsh, Yes, ma'am. it is really an amazing explanation कि 1 लाख रुपया अगर मैं FD में डालती हूँ तो can you repeat the amount once? How much it will be? So if today you put in 1 lakh rupees और आप कुछ भी एडिशन नहीं करते हैं तो वो 1 लाख लगभग एफडी में 6% इंटरेस्ट से ग्रो करके 5.75 लाख रुपीज होगा. ऑन दिस अजम्पशन की नेक्स्ट 30 इयर्स तक आपकी इंटरेस्ट 6% रहने वाली है, जो कि मुझे नहीं लगता. आई थिंक इंटरेस्ट रेट और कम होगी यहाँ से, बट ऑन दिस अजम्पशन वो 5 लाख होगा. और अगर आप हर साल अपना इनकम को एड ऑन करते हैं तो 30 इयर्स में आप 30 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट करेंगे, 1-1 लाख रुपए ऐड करते करते, और वो 30 लाख रुपए 85 लाख रुपीज बनेगा एफडी में. और अगर आप 20% इक्विटी मार्केट रिटर्न्स लेते हैं तो वो 14 करोड़ रुपया बनेगा. 14 करोड़? Yeah. Wow. So And give yes, you a commitment. At least I'll start investing now. it do make sense and I have seen this. आज इतने लोग हमारे साथ जुड़े भी हैं इस सेशन के अंदर. ये बताता है कि नई जो पब्लिक है, जो नया क्राउड है, जो यंग क्राउड है, वो इंटरेस्टेड है इक्विटी मार्केट को एक इन्वेस्टमेंट क्लास की तरह देखने में. Exactly. वो अंडरस्टैंड करता है चीज को, इस पोटेंशियल को. मतलब तो आई थिंक दिस इज क्लियर फ्रॉम टिल नाउ. हम थोड़ा सा नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन के ऊपर मूव करते हैं. थोड़ा सा मैं फास्ट रैप अप करूंगा. हमको ये चीज़ तो समझ में आई कि इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है टू जनरेट अ लॉन्गर टर्म वेल्थ. और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि हमें जब इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, हमें मेक श्योर करना है कि हम कोई भी कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके नहीं बैठे रहे जो कभी बढ़ने वाला ही नहीं, जो 130 रुपये पे 10 साल पहले भी था, 130 रुपये भी आज भी है. एनटीपीसी एक स्टॉक है जो 130 रुपये पे पहले भी था, 130 रुपये पे आज भी है. 10-10 साल देयर इज नो चेंज इन द स्टॉक प्राइसेस. तो हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाए जहाँ पे एक वैल्यू प्ले होने वाला है, जहाँ पे एक रिटर्न आने वाला है. इस वैल्यू प्ले के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है. एक तो कहानी, वो स्टोरी क्या प्रेजेंट कर रहा है, क्या थीम है उस स्टोरी के अंदर. इसलिए मैं खुद को थीमेटिक इन्वेस्टर बोल रहा हूँ. थीम क्या है स्टोरी के अंदर. एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वैल्यूएशन क्या ट्रेड कर रहा है. एक यंग क्राउड के लिए जो 16, 17, 18 ईयर्स का है, किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन निकालना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है. हम वैल्यूएशन को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कभी और किसी दूसरे सेशंस में सीखेंगे, वो एक डिफिकल्ट जॉब है. बट कहानियाँ समझना तो आसान है, वो तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और उसी पे तो हम रिलाई करते हैं. तभी हमें को महाभारत रामायण इतनी पसंद है और हमको एक एक चीज़ उनकी याद रहती है. सो आज हम उन कहानियों पे फोकस करेंगे. वैल्यूएशन गलत भी हो गया, अगर कहानी पे आप सही हो तो आप प्ले कर लोगे, आप पैसा भी बना दोगे. दिस इज आई कैन बैट. हमने कुछ पुरानी कहानियां पढ़ी, मैंने आपको समझा भी दिया क्या क्या चेंजेस हुआ, क्यों उनकी प्राइसेस 60-70% पर एनम से ग्रो करी. अब हम बात करते हैं आज की तारीख में ऐसी स्टोरीज कौन सी है, ऐसी थीम्स कौन सी है जहां हम प्ले करें
एंड समवेयर सिमिलर अमाउंट्स ऑफ रिटर्न बना है। मैं 60-70% रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। इवन इफ वी कैन मेक 20-30% रिटर्न, इट्स एन एनॉर्मस रिटर्न इन द इक्विटी मार्केट्स। So let us learn. I'm not giving you a stock market tips or advices. I cannot and should not give you those things. But I'll help you understand how to evaluate a company. I'll help you understand कैसे किसी स्टोरी को हम लोगों को फोर्सी करना चाहिए। मैंने यहाँ पे 3 खुद के इन्वेस्टमेंट लिए। आई एम पर्टिकुलरली इन्वेस्टेड इनटू दीज 3 स्टॉक्स एंड इसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ डू आई लुक इनटू स्टोरीज एंड हाउ डू आई प्ले दोज स्टोरीज ओवर लॉन्गर एंड लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। सिंपली अंडरस्टैंड करते हैं। किसी भी कहानी के साथ 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो एक लंबी स्टोरी होनी चाहिए जो मेरे को 5, 6, 7, 10 साल तक दिखे, और दूसरी उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिगर्स होने चाहिए। बिकॉज केवल मैं एक लंबी स्टोरी पर अवॉइड करूंगा तो मेरे को 10 साल तक बैठे ही रहना पड़ेगा, पता नहीं रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। जैसे कि आईटी से एक स्टोरी है, लंबी कहानी, सिगरेट पीना इंडिया में थोड़ी बंद होने वाला है कभी, बट उस लंबी कहानी का मैं क्या करूँ, उसके साथ छोटे शॉर्ट टर्म ट्रिगर होना चाहिए। अगर आईटीसी स्टॉक को डीमर्ज कर देती, सिगरेट बिजनेस अलग कर देती, कंज्यूमर बिजनेस अलग कर देती, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस अलग कर देती, तो एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर बनता है स्टोरी के अंदर प्ले करने का। सो व्हाट यू नीड व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्टॉक, आपको एक 5 से 10 साल की स्टोरी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैं यहाँ पे कवर करूंगा, और फिर आपको बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिगर्स चाहिए। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसी थीम के थ्रू 3 स्टॉक्स को, ठीक है। सबसे पहला स्टॉक लेते हैं हम टाटा मोटर्स, ठीक है। ऑयल की प्राइसेस ऑलमोस्ट 100 रुपीज पर लीटर टच हो गई है। आज हमको सबको दुख होता है जब भी मैं गाड़ी के अंदर तेल डलाता हूँ। जो मैं तेल 500 रुपये का डलाता था, आज मैं उसी गाड़ी में 5000 रुपये का तेल डलाता हूँ, तो वो इक्विवेलेंट मुझे इनपुट या आउटपुट देता है। शिफ्ट आना इनएविटेबल है। वी हैव टू गेट दिस शिफ्ट फ्रॉम द ऑयल बिजनेस, फ्रॉम द ऑयल व्हीकल्स टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। शिफ्ट को आने में क्या होता है, टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, उनकी हमको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मतलब फास्ट चार्जिंग होनी इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में इफ आई टॉक अबाउट, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज होता है नियरली 45 मिनट्स में, अगर हम फास्ट चार्जर यूज कर रहे हैं तो। और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज होता है नियरली 8 घंटे में, अगर मैं घर का होम चार्जिंग सिस्टम यूज करता हूँ तो। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी टेक्नोलॉजी बिजनेस, और इलेक्ट्रिक व्हीकल आज की तारीख में टेक्नोलॉजी बिजनेस, इट इज नॉट अ ओल्ड गेज ऑटोमोबाइल बिजनेस। कोई भी टेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर इनोवेशन बहुत फास्ट होते हैं, आपकी थिंकिंग से भी ज़्यादा फास्ट होंगे। आज आप लिथियम आयरन बैटरी यूज कर रहे हो, कल आप कोबाल्ट आयरन बैटरीज यूज करोगे, और ये फास्ट इनोवेशन आपकी जो भी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व कर देगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 3 साल पहले दुनिया में आ चुके हैं। उस समय ऑलमोस्ट 50% महंगे थे ये हमारे ट्रेडिशनल कंबसन इंजन के कंपैरिजन में। जो कंबसन इंजन मतलब जो हम करेंटली ऑटोमोबाइल डीजल या पेट्रोल वाले व्हीकल्स को रन कर रहे हैं, आज की तारीख में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर्टिकुलरली कार्स are 15 to 20% कॉस्टलियर कंपेयर टू योर कंबसन इंजन। तो 50% हम केवल 20% महंगे हैं, यानी कि 12 लाख में अगर टाटा मोटर नेक्सन आ रही है, तो 13, 13.5, 14 लाख के अंदर आपको टाटा मोटर्स नेक्सन ईवी मिल रही है, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज गोन डाउन सिग्निफिकेंटली एंड इट विल कंटिन्यू टू गो डाउन। आपकी बैटरी की कॉस्ट जो थी वो 5% रह गई है। जो पहले सपोज 100 रुपये होती थी, आज वही बैटरी 5 रुपये में प्रोड्यूस हो रही है। बैटरी के अंदर टेक्नोलॉजी एक्सपांशन इतने फास्ट हुए हैं। अब हमको बैटरी चार्जिंग के अंदर टेक्नोलॉजी एक्सपांशन को फास्ट करना है, वो भी हो जाएगा वर्ल्ड वाइड। बहुत सारी चीजें चल रही है इसके ऊपर। सो इफ यू आर थिंकिंग कि बहुत ही ज्यादा ओल्ड स्टोरी, मतलब बहुत ही ज्यादा लॉन्ग स्टोरी, ऐसा नहीं होगा। आपको ट्रांजिशन कैसे होते हुए दिखेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, हेल्प यू अंडरस्टैंड। ग्लोबली चाइना के अंदर 20% ऑफ द न्यू व्हीकल्स आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो भी नई सेल्स हो रही है। यूरोप के अंदर 18% ऑफ द न्यू व्हीकल्स आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यूएस के अंदर 16 से 15% ऑफ द न्यू व्हीकल्स आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इंडिया में 1% ऑफ द न्यू व्हीकल्स आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ट्रांजिशन कैसे होगा? जो इंडियन मल्टी मेट्रो सिटीज हैं, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, इन सिटीज में पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, और ये यूज किए जाएंगे ओला जैसी, उबर जैसी कैब्स के द्वारा। क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता मैं 45 मिनट चार्जिंग स्टेशन पे वेट करूं, अगर मेरा कॉस्ट ऑफ रनिंग देन ऑटोमोबाइल गेट्स लोअर एंड लोअर डाउन। परफेक्ट। तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट बनेगा। इसके बाद इन्हीं मेट्रो सिटीज में रिटेल पब्लिक यूज करना चालू करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। बिकॉज ईवी के अंदर क्या होता है, जितना ज्यादा मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ, ब्रेक दबाता हूँ, उतना ज्यादा मेरी बैटरी जो है वो वापस से चार्ज होती है। तो ब्रेक प्रेस करोगे बैटरी चार्ज होगी, ब्रेक प्रेस करोगे बैटरी चार्ज होगी। मेट्रो सिटीज में जाम ज्यादा होते हैं तो ब्रेक ज्यादा लगते हैं, तो आपकी ज्यादा बैटरी चार्ज रहती है। तो मेट्रो सिटीज के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत जल्दी आएंगे।
ये ट्रांजिशन जब तक होगा नेक्स्ट 2-2.5 साल में, इसी पीरियड में इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना चालू हो जाएगा, जो हो चुका है ऑलरेडी। आज की तारीख में हमारे पास 400 ईवी चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी हैं इंडिया में, जो बहुत छोटा नंबर है कंसिडरिंग हमारे पास करीबन 50,000 चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। पर नेक्स्ट 2.5 साल हमको मिल गया पूरे इंडिया के अंदर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रिलायबिलिटी और ट्रस्ट कंज्यूमर्स के अंदर पैदा करने में। वंस दैट हैपन्स, यू विल सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर 3 to 5 years from now. Not a very long term story. Story has started to play. It will play significantly, and there is long term push to this. Now, why is Tata Motors and why is no other company in India? I'll explain you. I'll help you understand. टाटा मोटर्स के पास एक बिजनेस है यूके के अंदर, JLR के नाम से, जैगवार लैंड रोवर के नाम से। जैगवार गाड़ी आपको पता भी होगी, लैंड रोवर पता होगी। ये बिजनेस जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर टेक्नोलॉजी बनाता है, टेक्नोलॉजी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक नई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री, राइट। मेरे को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करने होंगे, मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी, मेरे को हैवी कैपेक्स करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करने पड़ेंगे। तो जब जैगवार एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी को बनाती है और जैगवार आई-पेस फुल ईवी व्हीकल लॉन्च करती है, वो ईवी व्हीकल होता है 1.25 करोड़ रुपीज़ का। तो मेरी R&D एक्सपेंडिचर मेरे को चार्ज करनी है 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी के ऊपर, और फिर मैं वो R&D एक्सपेंडिचर इंडिया की नेक्सॉन और इंडिया की टाइगोर को ट्रांसफर कर देता हूँ JLR से इंडियन टाटा मोटर्स के डिवीजन के ऊपर, और वो नेक्सॉन 13 लाख की गाड़ी बना लेती है उस एक्सपेंडिचर पे, जो कि 1.5 करोड़ की गाड़ी से रियलाइज हुआ है। आई हेल्प यू अंडरस्टैंड। आज अगर मारुति को ईवी में आना है, मारुति का 10 लाख की गाड़ी है, वो उतना बड़ा R&D करेगी कैसे? टाटा मोटर्स के लिए R&D करना इंपॉर्टेंट ईजी है, बिकॉज वो JLR पे R&D करती है, वो 1.5 करोड़ की गारंटी पे R&D की कंपनी पे R&D करती है, और वो 1.5 करोड़ की गाड़ी का R&D जो अपनी छोटी गाड़ियों पे यूज कर लेती है, 13 लाख, 15 लाख, 10 लाख की गाड़ी के सेगमेंट्स के ऊपर। तो टाटा मोटर्स के लिए फीजिबल है और सस्ता पड़ता है, जबकि मारुति के लिए फीजिबल और सस्ता नहीं है। इसलिए आपको मारुति की कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ नहीं दिखेगी, और मारुति के चेयरमैन का स्टेटमेंट है, they will get their first electric vehicle on 1st of April FY25। अभी हम लोग FY21 में हैं, मतलब 22 में हैं, 3 साल बाद मारुति अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आएगा। थिंक ऑफ इट, वो इंडस्ट्री जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जितना तेजी से हो रहा है, हर वो कंपनी जो 5 साल पहले इस बिजनेस में घुस गई है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी लो होगी और उसके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल कितनी बड़ी होगी कंपेयर टू वो मारुति जो 3 साल बाद उस बिजनेस में आएगी, जिसको पता ही नहीं कि मेरे को इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस कैसे करना है। ये एक स्टोरी आप प्ले करो तो आपको समझ में आएगा कि आज 50%, 55% मारुति का इंडिया के अंदर मार्केट शेयर है, जो कि सिमिलर मार्केट शेयर टाटा मोटर्स का होगा इलेक्ट्रिक बिजनेस के अंदर 5 साल बाद इंडिया में। ये आप स्टोरी पे प्ले करते हो तो आपको 5 साल, 6 साल, 7 साल की लंबी रन रेट मिलती है, क्योंकि इंडियन बिजनेस के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दिस कंपनी इज गोइंग टू बी अ लीडर। आज की तारीख में हमारे पास 72% मार्केट शेयर है टाटा मोटर्स के पास, लेकिन हमें समझना पड़ेगा आज की तारीख में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही छोटा बिजनेस है जिसमें 72% मार्केट शेयर है। दिस बिजनेस इज गोइंग टू एक्सपांड लाइक 70% per annum at a growth of 70% per annum. The company will take a market share similar to the market share of companies like Maruti in India. It will be a market leader into electric vehicle segment. Plus, this is not enough. जो Jaguar है, Jaguar has no competition around the globe in its electric vehicles. I'll help you understand how and why. सपोज आपके साथ 30 लाख रुपए हैं, आपके साथ 10 लाख रुपए हैं, आप प्रेफर करते हैं मारुति की गाड़ी खरीदने में। आपके पास 30 लाख रुपए, आप प्रेफर करते हो ऑडी या BMW खरीदने में। आपके पास 80 लाख रुपए है, यू हैव नो चॉइस रेदर देन टू बाय जैगुआर और पॉर्श। देयर इज नो अदर कंपनी। BMW की 80 लाख की गाड़ियाँ आती है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मेरे पास 80 लाख है, मेरे को बताने की इच्छा होती है कि मेरे पास 80 लाख रुपए है। कार एक वो होता है, मतलब मेरे को बहुत प्राइड फील कराती मेरी कार। जबकि BMW, ऑडी, मर्सिडीज, इन सब ने क्या किया, अपने 60-60, 80 लाख के सेगमेंट से चालू तो किया, लेकिन ये धीरे धीरे नीचे आके 20 और 25 लाख की गाड़ियां भी बेच रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मास दिखने लग गई है BMW की गाड़ियां मास में। आप बॉम्बे चले जाओ तो आपको हर गली में BMW की गाड़ियां दिखेगी। तो अब मेरे पास 1 करोड़ रुपए, तो मैं नहीं प्रेफर करूंगा BMW खरीदना, भले BMW की 1 करोड़ की गाड़ी अवेलेबल है दुनिया में। आई विल प्रेफर टू परचेज कार जो कभी नीचे आई नहीं, जिसने 80 लाख 70 लाख से नीचे कोई गाड़ी कभी लॉन्च करी नहीं, और जिसके पास कोई प्लान ही नहीं गाड़ी लॉन्च करने के। तो जैगुआर, आज टेस्ला आ रही है ईवी में, हमको सबको पता है। टेस्ला का ईवी के अंदर जो गाड़ियां वो निकालती है, वो 18 लाख से लेके 60 लाख की गाड़ियां निकालती है। टेस्ला हाई एंड में जो 1-1.5 करोड़ की गाड़ियों में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। What I mean to say, Jaguar has no competition in the electric vehicles in the price range above 80 lakh rupees. आपने कोविड के थ्रू एक चीज नोटिस करी होगी, जिनके पास पैसा था उन्होंने मल्टीफोल्ड पैसा बनाया कोविड में।
अमीर लोग बहुत अमीर हुए। हम लोग कोविड की रिकवरी को एक के शेप्ड रिकवरी बोलते हैं। के शेप्ड मतलब जो अमीर थे वो और अमीर हो गए इकोनॉमी का एक दशका, और जो गरीब था इकोनॉमी का दूसरा दशका वो और गरीब हो गया, अ के शेप्ड रिकवरी। तो ये अमीर जब और अमीर हुए तो ये प्रेफर करेंगे उन तरह की गाड़ियों में जाने में जिनका बहुत कम, जो 250 गाना बेचती है पूरे साल इंडिया में। यानी कि आप जैगुआर को देखोगे तो आपको लग जाएगा कि यार एक रिचनेस दिख रही है इस बंदे में, आपकी बीएमडब्ल्यू में आपको लगेगा नॉर्मल रिचनेस है। सो ये स्टोरी है लॉन्ग रन में जैगवार की और टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक डिवीजन की। अब शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स की बात करते हैं जो इस शेयर्स को शॉर्ट टर्म में बढ़ाएगा, वो इंपॉर्टेंट है, वरना मैं 10 साल तक लेके बैठे रहूंगा स्टॉक में। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर नंबर 1, कंपनी के पास करेंटली मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी कि टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू कितनी है। तो ये वैल्यू इस टाटा मोटर्स के पास करेंटली 1,50,000 करोड़ रुपीस की है, 1.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। और इस कंपनी के पास 1 से 1.25 लाख करोड़ रुपए की डेट पड़ी हुई है, लोन पड़े हुए हैं। जो टाटा सन्स के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, और जो टाटा मोटर्स के चेयरमैन है उनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस है फॉरेन के, बिकॉज इन दोनों ने स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों ने स्टेटमेंट दिया कि हम लोग 3 साल में कंपनी को डेट फ्री कर देंगे। यानी कि 1 लाख करोड़ की वैल्यू कंपनी में एडिशनली क्रिएट होने वाली है FY23 तक। अभी तो देखा जाए आज की तारीख में तो 2.5 साल ही बचे। करंट बिजनेस वैल्यू ऑफ 1.5 लाख करोड़ रुपीज और 1 लाख करोड़ रुपए की डेट पड़ी हुई है। ये 1 लाख करोड़ रुपए की डेट जैसी खत्म होगी तो ये मेरी इक्विटी वैल्यू को बढ़ाएगी 1 लाख करोड़ रुपए से। यानी कि मेरे को नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर ही ऑलमोस्ट 70 to 80% प्राइस अप्रिसिएशन दिख रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ वन शॉर्ट टर्म ट्रिगर, जो क्या है कि मेरी जो डेट है वो कम होने वाली है। सेकेंड शॉर्ट टर्म ट्रिगर क्या है इस कंपनी के पास, चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया है चाइनीज इकोनॉमी के अंदर कि हम लोग टेस्ला की गाड़ियों को नहीं खरीदेगा कोई भी सरकारी कर्मचारी। एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ द चाइना विल नॉट बाय ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल विल नॉट बाय अ कार फ्रॉम द ब्रांड ऑफ टेस्ला। अभी चाइना के अंदर टाटा मोटर का सबसे अच्छा सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है, लगभग 20-22% का मार्केट शेयर है जैगवार लैंड रोवर का चाइना में, ठीक है। एंड चाइनीज इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट a speed faster than the US economy, 3 times faster than the US economy. That means people are getting richer in China day after day without any COVID restrictions in the country. This gives a comfort for a company like Tata Motors जिसका 30% रेवेन्यू चाइना से आता है। एक अगेन शॉर्ट टर्म ट्रिगर, नो कोविड इन चाइना, टेस्ला को चाइना में ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ बैन कर दिया है, विच गिव्स टाटा मोटर्स सिग्निफिकेंट शॉर्ट टर्म बूस्ट इन द चाइनीज मार्केट। अभी मैं किन चीज़ों पे प्ले कर रहा हूँ, मैं एक लॉन्ग रन स्टोरी पे प्ले कर रहा हूँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्टोरी है, जैगवार की स्टोरी पे प्ले कर रहा हूँ जो हाई एंड मार्केट वैल्यू को कैटर करती है, और मैं शॉर्ट टर्म 2 ट्रिगर्स पे प्ले कर रहा हूँ, एक तो डेट कम हो जाएगा ये ट्रिगर, और दूसरा चाइना द ग्रोथ ऑफ चाइना ट्रिगर। दिस गिव्स मी कंफर्ट क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर भी कंपनी बढ़ेगी मतलब रिटर्न देगी, और लॉन्गर रन में दिस कंपनी कैन बिकम द नेक्स्ट टाइटन ऑफ इंडिया। इस तरह की मेरे पास आई हैव 2 more examples, बट आई रियली थिंक वी आर गेटिंग डिलेड एंड वी आर गेटिंग लेट, राइट? Yes, Harsh. Example is sufficient था just to understand because I even teach capital market theoretically in MBA. But this is like something, understanding the company through its competitors, understanding the short-term triggers and the long-term triggers of the company. मतलब अगर मुझे एक शेयर में इन्वेस्ट करना है, मैं स्टूडेंट्स की तरफ से आपसे पूछ रही हूँ, अगर मुझे एक शेयर में इन्वेस्ट करना है तो मुझे वो शेयर का पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे आपने एक स्टोरी बोली, उसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स क्या है, कंपनी कहाँ पे प्ले करेगी, देन आई शुड इन्वेस्ट। अग्री? Perfect, right. You need to understand the monopoly of a company. A company हाँ, should always have a monopoly in a business. ओके, एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म दे शुड हैव एन मोनोपोली, लॉन्ग टर्म में तो इट मे बी कॉपीड बिकॉज जैसे मारुति भी आ जाएगी, लेकिन आपने बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया सेइंग दैट मारुति आगे आएगी भी तो भी इट विल टेक अ टाइम Yeah. बिकॉज दे आर प्रिपेयर। इट इज इट समथिंग लाइक वो एंड्रॉइड में नोकिया और सैमसंग का एग्जांपल था, इज इट समथिंग लाइक दिस? Yeah, you can योर take it like this. Yeah, you can. It should be like this. It should convert into like this. You can see this in next 5 years maybe. क्योंकि मैंने बहुत लॉस कमाया है टाटा मोटर्स में। आई परचेज टाटा मोटर शेयर एट द रेट ऑफ 550 रुपीज, जो अराउंड 100 रुपीज पे आ चुका था। आई एम टॉकिंग अबाउट समवेयर 4-5-6 years बैक। और मेरे पास कुछ 1000 शेयर थे टाटा मोटर के, और वो एकदम मतलब
इतना लॉस हुआ है मुझे टाटा मोटर्स में, नाउ यू आर टेलिंग मी टू परचेज अगेन व्हिच वाज नॉट डाइजेस्टेबल, बट I'll help you understand, okay? वो 500 की जर्नी से यहाँ तक कैसे पहुंचा. So you need to understand कि मार्केट कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता. वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रियलाइज होगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी. टाटा के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये लोग 2008 में लेके आए इंडिका, और इंडिका के साथ 2 और मॉडल्स लेके आए, ठीक है. सुपर सुपर फेमस इन इंडिया, 20% का मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर कर लिया, जो भी दोनों तीनों मॉडल्स थे. उसके बाद उन्होंने कोई इनोवेशन नहीं किया. There was no innovation from 2009 till 2017 for the Tata Motors. वो ही इंडिका की पुरानी गाड़ी के ऊपर ये लोग प्ले कर रहे थे. और इधर जैगवार लैंड रोवर जैसे बिजनेसेस, और नैनो में लोग फेल हो गए, दैट इज ऑल्सो थिंग. जैगवार लैंड रोवर जैसे बिजनेसेस, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था तो उससे अफेक्ट हो रही थी, क्योंकि वो बड़ी गाड़ियाँ ना 80-80 लाख की गाड़ियाँ बिकती, तो वो कैसे बिकेगी. दूसरा, वो बिजनेसेस समझ गए थे कि हमारे को बहुत ज़्यादा हैवी केपेक्स करना पड़ेगा टू गेट द मनी फ्लोइंग टू अस, मतलब हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आना पड़ेगा. कंपनी ने $5 बिलियन यानी कि 35,000 करोड़ रुपए का साल का खर्चा किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आने के लिए. यानी कि मान लो 1-1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हो गया टोटल 3-4 साल के पीरियड में. इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो इक्विटी होल्डर्स की वैल्यू कैसे जनरेट होगी. पर वो वैल्यू अब जनरेट हुई है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अब बन के रेडी हो चुकी है, प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं, प्रोडक्ट ने बहुत अच्छा मार्केट ट्रैक्शन गेन किया है. Okay, thank you so much. There is a question from a student about Suchita Dalal's comment on Adani. You had a big smile on your face. I think you understood. वी Out of the way, प्रेफर, हमको वो कहानियाँ पसंद आती है रन करना. मैं ये वही एक्सप्लेन कर रहा था. हमको वो स्टोरीज पसंद आती है प्ले करना जहाँ पे हमको एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड दिख जाए, इजी स्टोरी लगे, समझ में आ रही है, और ऐसा लगे कि यार इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, टाइप ऑफ मैं ही दादा हूँ टाइप ऑफ कंपनीज. आपको ये समझना पड़ेगा. आईटीसी भी मैं ही दादा हूँ वाली कंपनी है, बट वो कंपनीज के अंदर ना बड़ा पैसा क्यों लगेगा, कोई भी बड़ा आदमी क्यों इन्वेस्ट करेगा, ये आपको समझना पड़ेगा. क्योंकि जब तक बड़ा बिजनेस या बड़ा एंटरप्रेन्योर लाइक जाके जिंदगी वाला इन्वेस्ट नहीं करेगा, कंपनी का शेयर कैसे बढ़ेगा. अडानी के अंदर आई थिंक अब तो सबको स्टोरी पता है, सबको कहानियां पता है कि यार पैसा रोटेट होकर मॉरिशस गया, मॉरिशस से बाइंग आई, बाइंग से शेयर प्राइसेस पंप इन हुई, शेयर प्राइसेस क्रैश पता नहीं कितना लंबा करेगी, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज अ से इन दिस बिजनेस. बट थिंक ऑफ इट इन दिस वे, इफ द गवर्नमेंट लूजेस द यूपी इलेक्शन इन द नेक्स्ट ईयर, हु इज गोइंग टू सेव द अडानी ग्रुप? So Suchita Dalal could be the first trigger of the Adani Group. I don't think केवल एक tweet से पूरा stock price crash हो जाएगी, because the business has a lot of political say to it. But the risks are inherent, and the risk will significantly surpass if in the next election, in the UP elections, there comes a trigger जहाँ पे हमको लगता है कि BJP is not able to sustain its power. और अगर ऐसा नहीं हुआ, बीजेपी ने यूपी चुनाव जीत लिए, इट विल गिव यू अगेन अ बूस्ट कि अब तो इंडिया में भी जीत जाएंगे 24 के अंदर. दिस गिव्स यू अगेन द पावर टू राइड द अडानी एंड अंबानी स्टॉक्स. बट आई वुड प्रेफर टू राइड अ स्टोरी which do not have a political background and which has a monopoly in its business. that's absolutely great. Yeah. Yeah. ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नेक्स्ट दोनों तीनों कंपनीज का, बिकॉज कन्वे करना बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, तो मैं थोड़ा फास्ट. अकॉर्डिंगली ऑन है टीम्स पे तो हम लोग प्ले भी कर सकते हैं उसके. ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई इशू नहीं. ओके, आई हैव टेकन हाफ एन आवर मोर, बट आई वांटेड दैट आपका जो मैसेज है वो लोगों तक सही ढंग से पहुंचे, क्योंकि हम लोग सिर्फ ऐसा सोचते थे कि शेयर बढ़ रहा है. वी ऑलवेज यूज्ड टू बोलते हैं ना, buy on rumors and buy on news and sell on rumors, buy on rumors and sell on news, kind of thing what we say. So that used to be our strategies always, though we were teaching capital markets. तो काफी लोगों को तो पता ही नहीं होगा क्या है और शेयर मार्केट कितना है. और सब में जो द मेन हाईलाइटेड पॉइंट वाज कि इन्वेस्ट 1 lakh every year for 30 years, so you will be getting around 14 crores. तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इट्स गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ yes, indeed. yeah. And that strategy is not bad when I say buy on rumors and sell on news. You just need to focus if you are following that strategy. 5%, 7%, 8%, 10% नीचे अगर गिर गया आपने लिया उससे, you should book your losses in that strategy. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है,
हम लोग 2 महीने के लिए स्टॉक के अंदर घुसते हैं और 2 महीने में वो 30% बढ़ता है, हम निकल जाते हैं 30% कमा के, पर वो 2 महीने में 10% नीचे गिरता है ना, तो हम बैठे रहते हैं और उसको 90% और गिरने देते हैं। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत करो। अगर आपका इच्छा है कि आपने 100 रुपये में खरीदा, 130 होगा मैं बेच दूंगा, मेरे को 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, उस स्टॉक को अगर वो 90 रुपये होता है तो उसको 6 साल का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत बनाओ। व्हाट आई मीन, Yeah, हाँ, बुक योर लॉसेज अगर आपकी स्टोरीज प्ले आउट नहीं कर रही, वो जो बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज वाली स्टोरीज पे। Otherwise, you will end up with companies like Suzlon Energy and Jayaprakash Associates, and so many bad names are there. uh, should we wrap it up or should I just complete? I have 3, 4 more slides to go. you can, and we can keep, in case you really give us permission, the students who are interested, maybe 30 students, but अगर आप उनके लिए mentor बनना चाहते हो हर्ष, तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप कभी मतलब अपना मंथली वंस अगर उनको टाइम दोगे, इसमें से हम 20 या 30 स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करेंगे जिनको जेन्युइनली इसमें इंटरेस्ट है, and even if there are 10 students doesn't make a difference. I feel in case you can give the time, so sometimes we can have in sessions especially for them. Yeah, आगे, perfect, obviously. हाँ, because That will they add will, value to they will everybody. understand the market, they will do the research. आप जो भी बोलोगे वो पढ़ के आएंगे, and they can, you can be a mentor for them if the time permits you. Yeah, sure thing. Sure thing. Oh, ये एक मिनट में आप थोड़ा सा फिर अभी, इफ वी हैव 30 स्टूडेंट दैट मीन देयर इज एन इंटरेस्ट ऑब्वियसली मैम। yeah, 30 Yeah. students will be there. I was just telling 30 students will be there definitely. Those who are genuinely interested in markets and they want to know, even some parents will be also interested. अभी तो नहीं, अभी हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं सेशंस वगैरह, webinars and all, but definitely there will be a 30 lot. Even I will be one among them to know so many things from you. परफेक्ट। जस्ट थोड़ा सा मैं रैप अप करता हूँ फिर। कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमको अच्छी लगती है बट प्ले आउट नहीं करती है। आज की तारीख में अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी स्टोरी टेलीकम्युनिकेशन की। हम लोग सब 5G 4G फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, 4G नेटवर्क्स हैं, एयरटेल जियो 2 ही कंपनीज हमको दिख रही है। हमको लगता है कि ये वर्चुअल मोनोपोली है, 2 कंपनीज है, पूरा मार्केट शेयर इनके पास है, 130 करोड़ लोग हैं, बिजनेस अनडाउटेडली बहुत है, और मेरे को 300 रुपये में बेचेंगे पैक, या मेरे को 500 रुपये में बेचेंगे, मैं तो फिर भी खरीदूंगा। So it meets out your all the stories criteria: perfect monopoly, good businesses, longer run value creation, and everything. Still, we don't feel telecommunication or a 5G story should be a story to play, to ride in the markets. I'll explain you why. This will give you an understanding as well, because हर स्टॉक के अंदर एक स्टोरी है। किन स्टोरीज पे प्ले करना है और किन स्टोरीज पे प्ले नहीं करना है वो इंपॉर्टेंट है। हम केवल अच्छी स्टोरीज को समझेंगे तो हमारा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल व्हाई आई वुड, अच्छा, व्हेन आई से कि आई डोंट वांट टू प्ले ऑन ए स्टोरी लाइक भारती एयरटेल और HFCL जो एक कंपनी है जो फाइबर नेटवर्क्स बनाती है, दैट डज नॉट मीन भारती एयरटेल का शेयर प्राइस बढ़ेगा नहीं। What it means is, अगर टाटा मोटर्स 30% से बढ़ रहा है, भारती एयरटेल 5% से बढ़ेगा। आई एम बेटर ऑफ इट पुटिंग माई मनी in some other asset class rather than putting into Bharti Airtel. So everything has to ride over a longer period of time, that is for sure. Which story you want to play is a story जहाँ पे आपको longer run absolute advantage of returns मिले। I'll help you understand क्यों मेरे को 5G story के अंदर कोई भी potential नहीं दिखता in terms of rise in the share price. Well, Airtel or Jio could be a good operator to be used in the telephone markets. एक तो इस इंडस्ट्री के अंदर कंटिन्यूस केपेक्स होगा। जिस दिन 5G आ गया, मेरे को कम से कम भी 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का, पूरी इंडस्ट्री को मिनिमम बोल रहा हूँ 4 लाख करोड़ रुपए तक ये नंबर जा सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। हु हैज द पोटेंशियल टू डू दिस? इतना केपेक्स को क्यों मार्केट वैल्यू देगा? एंड क्या इंडियन पब्लिक के पास इतना पोटेंशियल है पे करने का 1000 रुपए पर मंथ का सब्सक्रिप्शन? आई एम कंफर्टेबल विद 4G, आई डोंट वांट टू गो फॉर समथिंग व्हिच मेक्स मी पे सो मच।
नाउ कम्स एक पॉइंट आता है कि ठीक है, फिर से फॉर एग्जाम्पल 5G आता ही नहीं, बट 5G हैज टू कम समडे। मेरे को होम ऑटोमेशंस करने हैं, मेरे को गाड़ियों को सेल्फ ड्राइविंग मोड पे लेके आना है। ऑल दीज रिक्वायर्स 5G। ओके, सो कभी ना कभी ये केपेक्स तो करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि ठीक है फिर 5G का केपेक्स होगा ही नहीं। केपेक्स होगा, केपेक्स को होने में 3 से 4 साल लगेगा, और वो 3 से 4 साल स्टॉक फिर से लैग करेगा, स्टॉक फिर से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एक बार ये 5G का केपेक्स हो गया, उसके बाद जो सर्वाइविंग प्लेयर्स है ना, उसके बाद में स्टोरीज पे राइड करना चाहिए। बिकॉज 5G हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल है ना। मेरा होम ऑटोमेशन हो जाएगा, होम ऑटोमेशन के लिए मेरे को 5G चाहिए, मेरे को सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए 5G चाहिए, मेरे को कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं, मतलब कनेक्शन बिटवीन की हम लोग, जैसे हम दोनों बैठे हुए हैं अभी आज और एक सेशन चल रहा है, ये पूरा सेशन की कनेक्शन को एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करना है जो आज 2 डायमेंशनल फिगर्स के अंदर हो रहा है। सो इन सबके लिए 5G चाहिए, दैट इज नीडेड, दैट इज अंडरस्टूड। बट ये केपेक्स इतना बड़ा है कि कंपनीज की शेयर प्राइसेस को ग्रो नहीं होने देगा। दूसरा पॉइंट ये आता है कि 5G का अगर केपेक्स होगा तो जो कंपनी जैसे HCL जैसी या स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जैसी जो 5G के लिए फाइबर नेटवर्क बनाती है, टेक्नोलॉजीज बनाती है, उनके शेयर खरीद लेना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाइंग कंपनीज 2 है, रिलायंस, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, BSNL, 4 मैक्सिमम, अदरवाइज 2 मेन। जब बाइंग कंपनीज कम है और प्रोड्यूस 5G नेटवर्क ये देने वाली कंपनी मेरे को 10 है, तो परचेजिंग पावर किसके पास होगी? How can a company like HFCL generate a cash flow consistently? Cash flow is an important word. Consistently to become profitable and to increase the share prices, even if they have large business volumes. L&T has a large business volume. L&T के order book होगी 2.5 लाख करोड़ की, but that does not mean it will end up making money. You need to understand this. So only having an order book is not a sign of a good investment. IRB Infrastructure has a 15,000 crore rupees of order book. It never gave you returns, any returns at all. So you need to understand this. High debt, heavy capital expenditure, revival हो रहा है existing players का। BSNL फिर से उठ के आ रहा है। आज राजस्थान के अंदर 70% जो ब्रॉडबैंड वाईफाई है वो BSNL के हैं। आई डोंट नो, बट आई थिंक सिमिलर नंबर्स, मतलब ऐसे सिमिलर नंबर्स नहीं होंगे, सिमिलर मतलब 10-15% मार्केट शेयर होगा BSNL का ब्रॉडबैंड के अंदर। वो जीरो लेवल से उठ के आया है, कंपटीशन फिर से क्रिएट होगा। एंड इफ यू थिंक कि कंपनी 300 की 600 रुपये प्राइस कर दी कि मैं तो फिर भी वही से ओन करके बैठा रहूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया एक बहुत ही प्राइस कॉम्पिटिटिव मार्केट है। यहाँ पे कंपनी अगर प्राइसेस को इस तरह से बढ़ाएगी, हर घर में वाईफाई होगा, हम लोग वाईफाई यूज़ करेंगे, और हम लोग एक बेसिक जो सब्सक्रिप्शन होता है ना 150-200 रुपये का, जिससे मेरे को 6 GB नेट मिल जाता है पूरे महीने का, मैं वो यूज़ करूँगा। So there is no monopoly in a business which seems to be a monopolized business. We are not positive on the telecom business, and why we are not, I've told you and I've explained you the story. That does not mean share prices नहीं बढ़ेगा, that means वो 6% से बढ़ेगा, या other business potential जहाँ पे मैं बहुत अच्छा प्ले कर सकता हूँ। कल NTPC का रिजल्ट आया, उसने ऑल टाइम हाई 250% का नेट प्रॉफिट में गेन दिया है। अगर मैं इसको एज एन आउटसाइड इन्वेस्टर देखूँ, मेरे को कुछ नहीं आता है स्टॉक मार्केट के अंदर, मैं बोलूँगा NTPC 5 या 6 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड होता है। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल क्या होता है? सपोज 5,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 5,000 करोड़ का प्रॉफिट इंटू 5, 25,000 करोड़ रुपए की कंपनी की वैल्यू होगी। ये होता है 5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। आज निफ्टी का जो निफ्टी इंडेक्स है जिसमें 50 कंपनी है, उसका PE मल्टीपल क्या है? 22 के आसपास है। मतलब सपोज टोटल निफ्टी की सारी कंपनीज का 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 22 टाइम्स ऑफ दैट 22,000 करोड़ की निफ्टी के बिजनेसेस की वैल्यू है, 22 गुना ज्यादा वैल्यू है। जबकि NTPC ऐसी कंपनीज है जिनकी 8 से 9 गुना ज्यादा वैल्यू है अपने प्रॉफिट के कंपैरिजन में। तो अगर कोई वैल्यू इन्वेस्टर होता है तो उनको ये कंपनी बहुत ही चीप लगती है, बहुत ही सस्ती लगती है मार्केट के कंपैरिजन में, क्योंकि पूरा मार्केट 22 टाइम्स पे मिल रहा है, ये कंपनी मेरे को 8 टाइम्स पे मिल रही है, तो 1/3 चीपनेस पे मिल रही है एक तरह से। और इतना अच्छा प्रॉफिट रिटर्न आया, मंडे को सबको इच्छा होगी जाके NTPC खरीद लेते हैं। लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। NTPC एक बिजनेस के अंदर है जो थर्मल पावर को प्रोडक्शन करता है। थर्मल पावर एक ऐसा बिजनेस है जो एक ओल्ड बिजनेस हो चुका है आज की तारीख में। कोई नया खर्चा वहाँ पे नहीं हो रहा, कोई नया एक्सपेंडिचर वहाँ पे नहीं हो रहा, नई ग्रोथ वहाँ पे नहीं आ रही, कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा है। 4.5 रुपीज़ लगता है मुझे एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में थर्मल पावर से, जबकि मैं 2.25 रुपीज़ के अंदर वही यूनिट ऑफ बिजली को प्रोड्यूस कर पाता हूँ सोलर के थ्रू। थर्मल इज 80% कॉस्टलियर देन द थर्मल पावर। इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने से आपको नेक्स्ट 3 क्वार्टर तक प्रॉफिटेबिलिटी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद की जो प्रॉफिटेबिलिटी हिंड्रेंसेज आएंगे, जो ग्रोथ हिंड्रेंसेज आएंगे, उसका क्या? सो हाउ डू स्टॉक मार्केट्स बिहेव? स्टॉक मार्केट्स पीक आउट कर देते हैं यहाँ पे, और अभी तक अर्निंग्स की ग्रोथ पीक नहीं करी होती है। अर्निंग्स की ग्रोथ यहाँ पीक करेगी 3 क्वार्टर बाद। तो आज आपको अर्निंग्स की ग्रोथ तो दिख रही है, पर ये स्टॉक मार्केट्स पीक हो चुके हैं फॉर NTPC। स्टॉक्स विल गो स्लोली डाउन,
earnings will move little upward for the next 3 quarters and then will move downward. Stocks will go down पहले, earnings will go down बाद में. So आप केवल देखते हो क्या 280% का earnings में jump है, let's go and buy, it is a bullshit investment. Similar for say for example company like Coal India. आज जब नया थर्मल पावर प्रोडक्शन आएगा ही नहीं तो कोल इंडिया नया पैसा कहाँ से बनेगी, नई ग्रोथ कहाँ से लेके आएगी. कोल इंडिया हैज अ मोनोपोली इन इंडिया, राइट. टोटल इंडिया के कोल रिजर्व्स में 96% ऑफ द कोल रिजर्व्स को माइन करने की सोल मोनोपोली है कोल इंडिया के पास. मोनोपोली बिजनेस है, प्राइसिंग पावर है, फिर क्यों परफॉर्म नहीं करता स्टॉक? बिकॉज स्टॉक के अंदर लॉन्ग रन ग्रोथ ही नहीं है. बिकॉज वो सेक्टर एक नेग्लेक्टेड सेक्टर. मैं नहीं बोल रहा कोल का कंजम्पशन इंडिया में खत्म हो जाएगा, पर मार्केट, स्टॉक मार्केट तब वैल्यू करते हैं जब ग्रोथ आती है. कंजम्पशन कांस्टेंट रहेगा तो वैल्यूएशन हाई नहीं मिल सकते कभी भी. आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड किन तरह की स्टोरीज पे प्ले नहीं करना चाहिए उस तरह से. दो चीज़ें मैंने इस पर एक्सप्लेन कर दी. एक लास्ट स्लाइड है एंड देन वी विल रैप इट अप. व्हाई वी थिंक इंडिया इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. हमें समझना पड़ेगा ग्लोबली अगर हम देखें, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, इन 4 कंट्रीज के अंदर हम एजेड पॉपुलेशन हो गई है काफ़ी मेजरली. एजेड पॉपुलेशन मतलब मीन ऑफ द पॉपुलेशन जो होता है वो अबव 48 चला गया. इंडिया के अंदर पॉपुलेशन का मीन है 30 के आसपास, 28, 29, 30 ऐसा है. यहाँ पे अबव 48 का पॉपुलेशन का मीन है, यानी कि एजेड पॉपुलेशन है. एक ऐसी पॉपुलेशन जिसके पास पैसा तो बहुत है, जिसके पास कैपिटल तो बहुत है, लेकिन एफिशिएंसी इन वर्क नहीं है, एफिशिएंसी इन एम्प्लॉयमेंट नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग चाहिए दुनिया को, एंड दुनिया का ट्रस्ट चाइना से कम हो गया है. दुनिया चाइना से शिफ्ट होकर वियतनाम में गई है, थाईलैंड में गई है, बांग्लादेश में गई है, पर इंडिया में नहीं आई है इतनी ज़्यादा. क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियोज हमको अच्छे नहीं लगते. हमको इंडियन लैंड लॉस पसंद नहीं आते इंटरनेशनल कंपनीज को. बट कब तक इंटरनेशनल कंपनीज वियतनाम को एक सेंटर ढूंढेगी? इतना सा तो कंट्री है वो. जो पोटेंशियल इंडिया के पास है विद स्किल्ड वर्किंग पॉपुलेशन विच इज अ यंग पॉपुलेशन, वो किसी भी दूसरे कंट्री के पास नहीं. बीट वियतनाम, बीट बांग्लादेश, बीट ताइवान और बीट एनी अदर कंट्री. एट द एंड ऑफ द डे द वर्ल्ड वांट चाइना प्लस वन, मतलब चाइना शुड बी देयर बट दिस बी वन मोर कंट्री जो कि हमारे लिए प्रोडक्शन करे. एंड व्हाई डू वर्ल्ड डज नॉट वांट टू मेक प्रोडक्शन इन इट्स ओन कंट्रीज? यूएस या यूरोप के अंदर 2 रीजन. एक तो फार्मा केमिकल जैसे स्टॉक्स को, जैसी कंपनीज को मैं प्रोड्यूस नहीं करना चाहता हमारे कंट्रीज में, बिकॉज वहाँ से पॉल्यूशन बहुत जनरेट होता है. और ये कंट्रीज अभी थोड़ा क्लाइमेट की तरफ फोकस करने लग गई है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बहुत पॉल्यूशन किया है वर्ल्ड के अंदर इन द लास्ट 30, 40, 50, 60 ईयर्स. सो दीज कंपनीज आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड टू गोइंग इनटू दोज एरियाज ऑफ बिजनेसेस जो कि पॉल्यूशन ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं. फार्मा हो गया, टेक्सटाइल हो गया, केमिकल बिजनेसेस हो गए. ये कंपनीज खुश रहती है टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेसेस के ऊपर फोकस करने में. मैन्युफैक्चरिंग इनको चाहिए कहीं से, चाइना पे लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते. इंडिया गिव्स यू पोटेंशियल विद इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इफ इट कंटिन्यूज. एंड जो गवर्नमेंट ने लॉज के अंदर चेंजेस करे हैं, भी वो रेरा हो गया, भी वो जीएसटी हो गया, भी वो लैंड लॉज में चेंजेस हो गए, भी वो अभी 3 फार्मर लॉज आए, नॉट कंसिडरिंग द पॉलिटिकल बैकग्राउंड, दीज लॉज के अंदर जो चेंजेस हुए ये एमएनसीज का इंटरेस्ट इंडिया में बढ़ाते हैं. इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है या कोई भी दूसरे वे के अंदर इकोनॉमिक पोटेंशियल से इंप्रूव होता है तो कंट्री एट लास्ट के अंदर जीडीपी पर कैपिटा इंप्रूवमेंट्स आते हैं. दिस गिव्स मी कंफर्ट टू बी इन अ कंट्री लाइक इंडिया एंड टू इन्वेस्ट इन अ कंट्री लाइक इंडिया. और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, और हाउ कैन आई से दिस, जब भी कोविड आया ना तो 3 कंट्री जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और इंडिया, तीनों ने बोला कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगे. ऐसा क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत फास्ट है. मैं कल के कल डिक्लेयर कर सकता हूँ कि मेरे को सड़कें बनानी है, और जैसे ही मैं डिक्लेयर करता हूँ ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है सेक्टर. इतना एम्प्लॉयमेंट, बाकी हर जगह पे आप ऑटोमेशन कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते हो. तो जैसे ही कंट्रीज के अंदर, इकोनॉमीज के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है बिकॉज ऑफ कोविड बढ़ा जाके, हर कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देता है. दैट इज द फास्टेस्ट वे to cut down your unemployment problem, to generate more employment, to generate more economic interest. एक वेलफेयर होता है सोशल, मतलब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो आपको 20-30 साल तक बेनिफिट भी देता है. सिमिलरली इंडियन गवर्नमेंट ने किया, हमने 5 साल में 111 लाख करोड़ रुपए का, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 250 लाख करोड़ की आपकी जीडीपी है, आप 40% ऑफ योर जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खर्च करने को रेडी हो नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर. प्लान आउटले रेडी है. 35 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, 35 लाख करोड़ रुपए 28-29 स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, उसके अलावा कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स फंड करेंगे. पूरा गवर्नमेंट ने प्लान बना रखा है जिस प्लान के अकॉर्डिंग इनको चलना है, विच इज़ वेरी असेंशियल फॉर देम बिकॉज FY24 के अंदर इलेक्शन है.
if this unemployment problem did not turn out to be best, मतलब good from the current situation which we have, where we are facing unemployment of 10-11%, while in ideal situation, India should have an unemployment rate of 6%. We are at 11%, so you can understand what is it. This problem has to be addressed before FY24, and the best way to address this problem is infrastructure. Gives you a comfort कि इनिशियल पिन कैसे होगा, कैसे इनिशियल लेवल पे पैसा आएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशियल 2 साल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा. अब मेरे को एक लॉन्गर रन में इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. पहली बार ऐसा हुआ है जब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि आप लोग प्रोडक्शन करो, आप लोग नए केपेक्स प्लांट डालो, हम लोग आपको जितना आप एडिशनल प्रोडक्शन करोगे उस पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देंगे. यानी कि सपोज मैं FY20 तक 100 करोड़ का बिजनेस करता था, मैंने बोला मैं 3 प्लांट डाल रहा हूँ, इन नए 3 प्लांट से मैं एक्स्ट्रा 200 करोड़ का बिजनेस करूंगा. टोटल बिजनेस हो गया 300 करोड़, 100 प्लस 200 300, एक्स्ट्रा 200 करोड़ का बिजनेस करूंगा. गवर्नमेंट बोलती है 200 करोड़ के बिजनेस पे तुम 4% मेरे से इंसेंटिव लेके चले जाओ. यानी गवर्नमेंट मेरे को 8 करोड़ रुपया, 8 से 10 करोड़ रुपए दे देगी. अब 200 करोड़ के ऊपर मैं वैसे ही 6% की प्रॉफिट मार्जिन कमाता हूँ. वो 6% की प्रॉफिट मार्जिन जब 4% इंसेंटिव मिल जाएगा तो 10% की प्रॉफिट मार्जिन में कन्वर्ट हो जाएगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड बड़ी कंपनीज के पास कितना बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आने वाली है बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल्स मिल चुकी है. आप गूगल पर डालो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिली, यू विल गेट हैंडसम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स. ऑलमोस्ट ऑल आर फ्रॉम द बिग कंपनीज, आई विल टेल यू दिस, मोस्टली सब लिस्टेड कंपनीज के हैं, बट हैंडफुल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जिनको अप्रूवल्स मिल चुकी है, जिनको 4% जिनकी प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो जाएगी सीधा बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. इसमें सबसे बड़ा इंसेंटिव दिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को. दिस अगेन गिव्स मी कंफर्ट फॉर टाटा मोटर्स. फिर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर रिवाइव हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आपकी इंटरेस्ट रेट लो है. राजस्थान ने 5 साल तक इंडस्ट्रियल लैंड को खरीदने पे, अगर आप इंडस्ट्री डालने के लिए लैंड खरीद रहे हो, 5 साल तक राजस्थान ने स्टैम्प ड्यूटी एग्जाम्पशन कर दिया, प्रॉपर 7% स्टैम्प ड्यूटी एग्जाम्पशन. सिमिलरली कुछ हद तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी किया और हर स्टेट गवर्नमेंट ने किया है. आई एम मोर नोन अबाउट विद राजस्थान. सो दीज आर द वे जहाँ से हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं. नई इंडस्ट्रीज लगेगी, नया प्रोडक्शन आएगा, नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, नया कंजम्पशन जनरेट होगा, नया कंजम्पशन आएगा, इकोनॉमी के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ आएगी. एंड ये सारे फैक्टर्स हैं जो मेरे को बहुत ही कंफर्टेबली बताते हैं कि हाँ ये चीज़ें हो रही है इस डायरेक्शन में. मैं ओबेरॉय रियल्टी के बारे में पढ़ रहा था. कंपनी का मैनेजमेंट बोलता है वी डू नॉट हैव इवन अ सिंगल फ्लैट इन बॉम्बे 4 BHK फ्लैट जो हम बेच सकते हैं. All 4 BHK flats of the Oberoi Realty, the probably the second largest real estate developer in Bombay, has been sold out, and the next stage of 4 bedroom BHK apartments will come in November. So try to understand, you have so much demand and potential. The government is focusing on the production potential through the initiatives in the industries like naya employment generate ho. The entire demand is going to outspace like anything, and the economy has a huge potential to be played. Play the right story, play in the equity markets. They are the place जहाँ पे आपको 5% की retracement मिल सकते हैं, but then the opportunity on the higher side is huge. कुछ इसी चीज़ के ऊपर मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैटेगरी थी. सारे सेक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं किया, केवल 3 सेक्टर्स को एक्सप्लेन किया था कि इन 3 सेक्टर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी हर सेक्टर में इंडिया में है ना. सो दीज आर जस्ट 3 सेक्टर्स. बैंकिंग सेक्टर इज अ सेक्टर विच आई एम लुकिंग वेरी एग्रेसिवली इनटू द करंट मार्केट्स. देयर आर रीजंस टू इट. बैंकिंग सेक्टर नॉर्मली 1.3 से 1.5 टाइम्स GDP का ग्रो करता है. So if my GDP grows by say 14% per annum, this is nominal GDP. So 11% will be your real GDP plus 3% will be inflation. So your 14% is the nominal GDP growth. The banking sector should grow by 1.3 times of 14%. That turns out to be around 19% of growth. So banking sector growth at a speed faster than the growth of GDP. इतना सारा नया केपेक्स आएगा तो इंडस्ट्रियल केपेक्स के लिए उनको नई फंडिंग चाहिए, नया लोन चाहिए. आज हमने रिटेल को बहुत एम्पावर किया. ये जो सोशल मीडिया ऐप्स है ना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्टोरी डालने का जो कल्चर है, इससे क्या हो गया है, मैं एक नया फ़ोन खरीदता हूँ ना तो मेरे को इच्छा होती है मैं एप्पल का फ़ोन खरीदूँ ताकि मैं उसको ऐसे ओपन करते हुए बॉक्स के साथ इंस्टाग्राम पे दिखाऊँ. तो एक रिटेल बहुत एम्पावर हुआ है. उनके पास सैलरी इनकम होगी 30,000 रुपये की, वो फ़ोन खरीदेंगे 60,000 रुपये का. सैलरी इनकम होगी 50,000 रुपये की, वो गाड़ी, मतलब यंग एज में हम लोग नए खर्चे करने की कोशिश कर रहे हैं. हमको यंग एज में कार चाहिए, यंग एज में फ़ोन चाहिए, यंग एज में हाउस चाहिए, जिससे कि हमारा EMI कल्चर इंडिया के अंदर बिल्ड हो रहा है.
ये ईएमआई कल्चर जो रिटेल पब्लिक होती है ना, ये बहुत सेफ और सिक्योर होती है बैंक को लैंड करने में, क्योंकि छोटे छोटे टिकट साइज के लोन्स होते हैं, डिफॉल्ट करते नहीं है, करेंगे तो आप इनको डांट सकते हो, मार सकते हो, मतलब आप इनको डिस्टर्ब कर सकते हो मेंटली, बड़े बिजनेस को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। तो दीज आर बैंकिंग कंपनीज के हिसाब से बहुत ही अच्छे बिजनेस होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आप घर पे लोन दो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक तरफ रिटेल पब्लिक चाहती है, एस्पायर करती है ईएमआई बेस्ड प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन इंडिया में केवल 2%, आई मेंशन दिस, ये पेनिट्रेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, 30% से इसमें ग्रोथ आ रही है। तीसरी तरफ आपकी एनपीए साइकिल्स ने टॉप टच कर लिया है इन 2018, जब हमारे पास 11% के एनपीए थे, ग्रॉस एनपीए, आज हमारे पास 7% के ग्रॉस एनपीए है, एंड इट इज कंटिन्यूसली गोइंग डाउन। कोई कोविड कोई भी चीज़ इस चीज़ को अफेक्ट नहीं कर पा रही, और एनपीएज आर गोइंग डाउन, बिकॉज मैंने पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो प्रॉब्लम थे उनको ना बैंक्स ने खा लिया है इस पीरियड में, पिछले 5 साल के अंदर अंदर में। सो एंड कोविड के कारण जो भी कॉर्पोरेट बड़े सेक्टर्स है ना, उनको मजा आया, वो दुखी नहीं हुए, दुखी रिटेल सेगमेंट हुआ है जिसके बाद जो जॉब कर रहा था, कॉर्पोरेट सेक्टर्स आर हैप्पी। सो दिस गिव्स बैंक अगेन अ पुश कि यार जो पुराने एनपी ना वो भी रिकवरी कर रहे हैं। आपको पता हो तो अभी अनिल अंबानी का ग्रुप रोज अपर सर्किट मार रहा है, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, सब कुछ सारे बिजनेसेस के अंदर फंडिंग आ रही है, वो बिजनेस वापस रिवाइव कर रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट जो एक बिजनेस ये इसका ऐसा ग्रुप का था वो खराब हो गया था, ऐसा ग्रुप के बिजनेसेस रिवाइव कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज कोविड ने कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत पुश दिया है। तो वो एनपी जो बैंक ने पिछले 5 साल में रियलाइज कर लिए थे ना, इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन बना देते, हो सकता है वो एनपी रिकवर हो जाए, 60 40 70% की रिकवरी आ जाए वहां पे। वो आ गया तो एक बैंकिंग सेक्टर को एडिशनल बहुत बड़ा पुश मिलने वाला है, और वो नहीं भी आया तो भी अपने आप में बैंकिंग सेक्टर के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल ह्यूज है। सिमिलर वे में रियल एस्टेट है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है, और सारे सेक्टर्स हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज अनडाउटेडली। आई थिंक आई विल एंड इट ओवर हियर, वी आर ऑलमोस्ट डन, वी आर डन मतलब। हेलो हेलो Yeah. यस। हाँ, हर्ष, शायद एक सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर। It's a good sector. There is no doubt to it. It's a hard to understand sector. Number one point. It's a hard. It has already got its valuations. आपको 60 70 के PE multiples पे insurance companies मिलेगी. It's a competitive sector. You cannot say there is no competition in this business. और ये बिजनेस इनिशियल लेवल पे सफ़र करता है, बिकॉज इंडियन जो कंज्यूमर है, एक्सप्लेन यू, हमारा इच्छा हमको ये नहीं होती कि यार 20 साल या 30 साल के लिए इंश्योरेंस करा के बैठे रहो, हमको इच्छा होती है आज कंज्यूम करो, आज मजे करो। ये आज की रियलिटी है मेरी जैसी यंग जनरेशन के लिए। सो इंश्योरेंस के अंदर एक एजेंट आता है, आपको बेचता है प्रोडक्ट, और आप नेक्स्ट 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना बंद कर देते हो। सो जो जो कॉस्ट एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए आती है, क्योंकि जब वो जो भी मेरे को एक इंश्योरेंस कंपनी को जो भी फर्स्ट ईयर का प्रीमियम मिलता है ना, वो पूरा प्रीमियम उनका एक्सपेंडिचर हो जाता है, एजेंट को पे करने में, डेवलपमेंट ऑफिसर को पे करने में, अपने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की, और पेपर फॉर्मेलिटीज करने में। तो एक इंश्योरेंस कंपनी पैसा तब कमा सकती है जब वो उसका कस्टमर जो है वो 10 साल तक टिका रहे। इंडिया में 50% ऑफ द कस्टमर्स 5 साल के अंदर प्रीमियम्स का पेमेंट करना बंद कर देते हैं। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करूँ तो उसको सबसे ज़्यादा मजा तब आता है जब यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। आज इतनी ज़्यादा तेज़ी से फाइनेंशियल लिटरेसी फैल रही है इंडिया में कि लोगों को पता है कि यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है। अगर मेरे को लाइफ इंश्योरेंस लेने में 500 रुपये वाला लूंगा, जो मेरे को केवल मरने पे मेरी फैमिली को एडवांटेज देगा, और मैं म्यूचुअल फंड के पास जाऊंगा अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है तो। ये मेरी पापा की जनरेशन वाली कंपनीज नहीं है जो चाहते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट भी तुम ही कर लो, ये भी तुम ही कर लो। Insurance is a growing sector. It will grow like anything, but the valuations are so high that it does not give me a comfort considering the underlying themes जो मैंने अभी आपको explain करी। ओके, थैंक यू। thank you so much, Harsh. Harsh, I think many people may be interested कि आपने बैंकिंग बोला है, तो एक क्वेश्चन में सिर्फ आपसे कमेंट पूछना चाहूंगी अबाउट यस बैंक, ओनली अ सिंगल कमेंट ऑन यस बैंक, क्योंकि अगेन यू नो द स्टोरी, यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरी, और अभी द शेयर वैल्यू समवेयर अराउंड 13 पॉइंट हो रहा है, 13 से 14 रुपीज पे घूम रहा है, एंड द पीपल हु हैव परचेज यस बैंक इन 250 300 400 रुपए में उन्होंने खरीदा हुआ है। So anything future for Yes Bank? You don't have to tell us the whole story, but as you said, banking sector, Yes Bank is still there in the banking sector. Any future for Yes Bank?
I'll help you understand this. Yes Bank is not a story of a banking play, banking revival. मतलब एनपीए की प्रॉब्लम से बाहर आए वैसी स्टोरी नहीं है. Yes Bank is a story of a fraud. हिस्ट्री इज अ प्रूफ कि इकोनॉमी के अंदर एक बुल रन आएगा, फिर वो बुल रन थोड़ा वीक होएगा, और जब वो बुल रन वीक होगा बहुत सारी कंपनीज खत्म हो जाएगी और फिर एक अदादा बुल रन आएगा. जैसे थोड़ा फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ. 2002 से 2008 में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर बुल था. वो बुल के टॉप के बाद क्या हुआ, जयप्रकाश एसोसिएट और यूनिटेक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज खत्म हो गई और अब वो वापस बुल रन चालू हुआ. सिमिलर वे में 2012-13 तक बैंकिंग सेक्टर में बुल रन था. 13-14 के बाद से एक एनपीए साइकिल आई. इस एनपीए साइकिल में कुछ बैंक्स खत्म हो गए, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक तो भर भर के जो खत्म हुए, और यस बैंक एक बड़ा बैंक है जो खत्म हो गया. अब ये बैंक्स वापस नहीं रिबाउंड कर सकते. अब वो बैंक जो केवल सफर करें, जैसे एसबीआई जैसे बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक है, ये बैंक रिवाइव करेंगे, ये बैंक नई लीड को लेंगे. आईसीआईसीआई बैंक बहुत तेजी से लीड ले सकता है. बट जो बैंक्स आप समझ, जो यूनिटेक 2008 में खत्म हो गया, शेयर प्राइस 2016 तक, 17 तक, 20 तक ट्रेड हो रहा है, पर वो भले स्टोरी के अंदर रिबाउंड आ जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता. It's a story of a fraud. The fraud stories cannot revive with the themes getting revived. Okay. So Yes Bank, no future in this. It's hard because if anything goes from 11 to 20, you can doubt कि यार हर्ष ने तो गलत बताया. I'll help you understand this. कोई भी कंपनी बिजनेस में फ्यूचर पास्ट के अंदर फ्रॉड वाली कंपनी ऊपर उठ के नहीं आई है. बी इट It has जेट been एयरवेज, taken बी इट over, na? रॉयल It has एयरवेज, been बी इट taken over डीएचएल, by. बी It has या been taken over, na? Yes Bank has been taken over by. SBI, State Bank of India, हाँ, agreeable, because it has to be ताकि retail public suffer नहीं हो. That does not mean the bank has a value of its own. So somehow or the other, the bank will get merged into State Bank of India. That's the best thing they can get done with the Yes Bank. But when will that happen? How long can you play with that? If that happens by 5 years, what will you do with putting your 11 rupees into that business? Put it somewhere else. Yes Bank has to get merged with SBI at some point in time, but you don't know when will that happen. Till then, there is no revival potential in the Yes Bank. To my foresightedness, जितना मैं देख सकता हूँ ऐसा. Because there's a fraud. I'll tell you fraud क्या हुआ इस business के अंदर. I'll help you understand fraud क्या हुआ तो आपको समझ में आएगी कहानी कैसे play out होती है. I'm forgetting the name of the owner of Yes Bank. I'm so sorry. He Dada. राणा. Yeah. So वो बहुत ही famously known है कि कोई भी assets में problem होती है. राणा कपूर. राणा कपूर, या. सो 2008 में जब किंगफिशर बर्स्ट हुई थी, ठीक है, राणा कपूर या यस बैंक वाज द ओनली बैंक जिसने किंगफिशर से अपना पूरा पैसा बाहर निकाल दिया. ही इज सो गुड, और ऐसे बहुत एग्जांपल्स है राणा कपूर के. ही इज सो गुड इन टेकिंग आउट मनी फ्रॉम द बिजनेसेस जहाँ पे उन्होंने लैंड किया हुआ है. उनका पोटेंशियल है, इसलिए उनका इतना बड़ा नाम भी है, और उसको एचडीएफसी बैंक से ज़्यादा वैल्यूएशन मिलता था इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक मल्टीपल. प्रॉब्लम क्या हुई, इनके 3 डॉटर्स हैं राणा कपूर जी की. तीनों डॉटर्स के अपने अपने सेपरेट बिजनेसेस हैं. तीनों बिजनेसेस के आप एमसीए से बैलेंस शीट उठा लो, प्राइवेट कंपनी से एमसीए पे आपको मिल जाएगी. तीनों बिजनेसेस लॉस मेकिंग है. ऑल द 3 बिजनेसेस ऑफ देयर सिस्टर्स आर, ऑफ देयर डॉटर्स आर लॉस मेकिंग. इतने बड़े बिजनेसेस को लेकिन फंडिंग कहाँ से मिल रही है? सो यस बैंक क्या करता है, या तो वो लोन दे देता था उनकी डॉटर्स को जिसके थ्रू उनकी डॉटर्स बिजनेस करती थी, या वो लोन्स को रोटेट करता था और रोटेट करके फैमिली एसेट्स क्रिएट करता था. या फिर मेरे को, आई हैव बीन इन बॉम्बे फॉर 3 years, आई हैव बीन नोन कंपनीज फ्रॉम द इनसाइड. आई टेल यू वन इनसाइड टू इट. यस बैंक एंड डीएचएफएल हैज अ क्रॉस लिंकिंग ट्रांजेक्शंस. डीएचएफएल बॉन्ड इशू करेगा, यस बैंक सब्सक्राइब करेगा. यस बैंक बॉन्ड इशू करेगा, डीएचएफएल सब्सक्राइब करेगा. दोनों के पास बुक्स के अंदर पीएनएल के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होगी. इसलिए अगर आपने नोटिस किया, जिस दिन डीएचएफएल 35% गिरा था, उसी दिन यस बैंक भी 20% गिरा है. Insiders know these things. Obviously, people know these things. The retail public does not know this thing. What I mean to say from all of these things is not to short Yes Bank, is to understand that a business which is a fraud, which you can understand it's a fraud. I've explained you why it's a fraud. Cannot revive. Very less probability of a revival. It will someday or the other get merged with SBI, but when will that day come? You don't know. Thank you so much, Harsh. Yeah. Pratham has a question about Renuka Sugar, one of my student. But Yeah. ठीक है, अभी मैं personally आपको send करने के लिए बोलती हूँ. Pratham, my son, also here in the institute. He is also interested in market and keeps purchasing. So let's end with the session. It was an amazing, wonderful, great intellectual session by you, Harsh. So thank you so much. I feel the words are not enough to express my gratitude. But
I'm really so thankful to you from bottom of my heart for accepting this invitation. Thank you so much, It's my Harsh. pleasure, yeah. Thanks a हर lot. Yeah, या मैडम एक मिनट हेलो थैंक यू सो मच हर्ष yeah, thank you. जस्ट वन डिस्क्लोजर फ्रॉम हर्ष एंड दिशा इंस्टीट्यूट इसने जो भी शेयर्स के नेम लिए वो कोई सजेशन नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए Yeah, absolutely. And we are not a SEBI registered analyst. Just a disclaimer यस also. These are Thank just you. personal Yeah. views. यस Yeah. Okay. Okay. Thank you. थैंक यू Hello. सो मच Yes. धीरज सर, धीरज सर, ठीक है सर, थैंक यू. Hello, hello. हाँ, Yes. Yeah. Harsh, one of my Yeah. faculty, chartered accountant Dheeraj Baldota ji. Yes, sir. Harsh, it was really enlightening session, and I will make sure that I will take a number of yours from ma'am, and I will personally call you for some Okay. suggestion. Bilkul, I would love Yeah, that. it was really nice session. Thank Thank you. you, Harsh. Yeah. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. Thanks, bye-bye. sir. And thanks all my lovely and wonderful audience. आपने अपना इतना समय दिया. I feel, we'll be in future also conducting this kind of session and keep in touch. Thank you so much. Thank you. Bhavin has a question asked. Yeah. Comment.